नौजवान लड़का था। वो रात को अपने घर से निकला तो उसे रास्ते में किसी ने गोली मार दी। जो उसके पास पिस्टल थी वो निकाला और इसके सर पे हिट किया। जब मैंने इसको कॉल की थी तो अफराज ने कॉल अटेंड की थी। दोस्ती के जज्बे के तहत गैरों को भी अपना बनाया जाता है और उन पर अपने रिश्तेदारों से भी बढ़कर एतबार किया जाता है। लेकिन अब जमाना बहुत बदल चुका है। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में ना तो सच्चे दोस्त नजर आते हैं और ना ही उनमें कुर्बानी का जज्बा मिलता है। अब तो ज्यादातर नौजवान बस अपनी जरूरियात को सामने रखते हुए ही दूसरों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। याद रहे कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो उसकी कोई ना कोई बात या आदत हमें पसंद आती है या उसकी शख्सियत ऐसी होती है जो हमें अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। लेकिन अब किसी से दोस्ती करते वक्त सिर्फ ये देखा जाता है कि हमें उससे क्या फ़ायदा होगा। अगर किसी से ये सोचकर दोस्ती की जाए कि उससे रुपया पैसा हासिल होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, मुआशरे में अच्छा मकाम हासिल होगा या इज्जत में इजाफा होगा, तब तो कोई ख़ास बुरी बात नहीं। मगर किसी की इज्जत को खाक में मिलाने के लिए या उसकी कमर में छुरा घोंपने के लिए दोस्ती की जाए तो उसे दोस्ती कहना भी दोस्ती जैसे मुक़द्दस रिश्ते की तौहीन के बराबर है। घर के माहौल का ख्याल रखना खुद हम पर भी फ़र्ज है, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनको हम दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं और यही मामलात बढ़ते बढ़ते किसी बड़े तूफान को दावत देते हैं। किसी भी घर में किसी शख्स का गैर ज़रूरी आना जाना, रहना और घर वालों के साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखना ऐसी बातें हैं जो ज़्यादातर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। मगर बाज़ दफ़ा घर में आने वाले या कुछ दिन साथ गुजारने वाले अफराद तमाम राजों से वाकिफ़ हो जाते हैं तो वो उस घर के मकीनों को कोई फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान का बायस भी बन जाते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के थाना कोराल में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसे सुनकर ये कहा जा सकता है कि आजकल के दौर में किसी भी शख्स पर एतबार करके उसे अपने ख़ानदान के साथ आज़ादाना मेल जोल की इजाज़त देने के बाद क्या नुकसान हो सकता है। बाईस दिसंबर को पुलिस को इत्तला मिली कि एक दानिश नामी नौजवान को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो दानिश का मोटरसाइकिल भी दानिश के पास मौजूद था और उसकी जेब में बटवा भी मौजूद था। 22 तारीख की शाम रात तकरीबन 8 बजे हमें इत्तला मिली। दानिश जो मकतूल है, इसके वालिद ने हमें इत्तला दी थी 15 के जरिए कि मेरा बेटा जो है वो इस तरह मर्डर हो गया है कोराल के एरिया में। और उसने ये बताया कि ये घर से निकला था, कुछ पैसे लेके निकला था, अपनी शॉपिंग वगैरह ख़रीदारी करने जा रहा था और हमें फिर किसी ने इत्तला दी कि ये मर्डर हो गया है। तो इत्तला पा के हमारे जो SHO कोराल हैं वो और इंस्पेक्टर होमिसाइड जो इंचार्ज हैं होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन के, वो गए मौके पे। मौका देखा तो वहाँ पे इसकी मोटरसाइकिल भी जो है वो भी हमें मौके पे मिल गई डेड बॉडी के साथ ही। सर में गोली लगी हुई थी इसको और इसका वॉलेट हमें मिला, उसमें तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये थे। मोबाइल जो है मकतूल का वो उस टाइम हमें नहीं मिला। उसके जो वालिद साहब थे, रिश्तेदार, वो भी पहुंच चुके थे, जिसको फौरी तौर पे PIMS अस्पताल बदरिया सरकारी गाड़ी शिफ्ट किया गया, लेकिन वो दौरान सफ़र अस्पताल से पहुंचने से पहले ही एक्सपायर हो गया। ये तकरीबन 8 बजे शाम को 22, 12, 18 को घर से निकला। अपने घर वालों को बताया इसने कि मैंने गौरी टाउन में किसी से पैसे लेने हैं, उधर जा रहा हूँ। जबकि इसका राब्ता इस इमानुअल अफराज के साथ था और वो इसकी इंतज़ार में खड़ा था, इसको बार बार कॉल कर रहा था, जो हमें CDR से साबित हुआ। इमानुअल अफराज ने अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जो उसके पास पिस्टल थी वो उसने अपनी जैकेट की जेब में रखा हुआ था, वो निकाला
और इसके सर पे हिट किया और भाग गया। पुलिस को इत्तला दानिश के बाप ने दी थी और बताया था कि दानिश कुछ पैसे लेकर अपने घर से निकला था। उसने बाजार से खरीदारी करनी थी, मगर कुछ देर बाद ही किसी ने बताया कि दानिश को किसी ने गोली मार दी है। इनिशियली तो हमने हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की, रॉबरी वाली साइड पे भी हमने की कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पे इसको मार दिया गया हो। लेकिन कुछ हमें शवाहिद ऐसे मिले जिससे हमें लगा कि ये उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, या कोई अपना जानने वाला या इस तरह का कोई और वजहानात हो सकती है। एक तो उसकी ये वजह थी कि जो गोली थी वो सर में लगी थी और हमें ये लगा कि गोली जो है वो करीब से मारी गई थी, जिससे ये जाहिर हुआ कि अगर ये वारदात के दौरान होता, वारदात के दौरान यूजुअली अगर कोई बंदा भागते हुए गोली मारे तो इतना पॉइंट ब्लैंक रेंज से इस तरह नहीं लग सकती है। दूसरा ये है कि इसकी मोटरसाइकिल जो है वो भी हमें मौके से मिल गई, जो इसका वॉलेट था वो भी हमें मिल गया, उसमें 5-6 हज़ार रुपये थे, जिससे ये क्वेश्चन राइज़ हुआ कि अगर कोई वारदात करने के लिए किसी ने इसको मारना होता तो वो इसका वॉलेट भी साथ ले जाता और शायद मोटरसाइकिल भी ले जाता। दानिश मसीह नौजवान लड़का था जिसने हमेशा की तरह क्रिसमस के लिए बाजार से खरीदारी करना थी, जिसके लिए वो रात को अपने घर से निकला तो उसे रास्ते में किसी ने गोली मार दी, लेकिन उसका कोई भी गवाह मौजूद नहीं था। वो चंद साल कबल ही इस इलाके में मुंतकिल हुआ था। दानिश मसीह चंद साल कबल कोराल के इलाके में मुंतकिल हुआ था। इससे कबल वो I-9 में वाक़या कच्ची आबादी में रहता था। दानिश की शादी 6 साल कबल कायनात नामी खातून से हुई थी, जिससे उसकी 3 बेटियां थी। दानिश कोराल में अपने एक रिश्तेदार के हमरा रहता था और इसी इलाके में पेंट का काम भी करता था। दानिश मसीह वल्द अंथोनी मसीह आजकल ये रह रहे हैं नज़द अल्लाह वाली मस्जिद, कोराल टाउन, इस्लामाबाद में। इससे पहले ये I-9 में रहते थे। इसकी कोई तकरीबन 6 साल कबल कायनात नामी खातून के साथ शादी हुई, जिससे इसके 3 बच्चे हैं, तीनों बेटियां हैं मेरे ख्याल में। दानिश और उसका रिश्तेदार अमरोज मसीह एक ही घर में रह रहे थे। अमरोज की बहन की शादी दानिश के भाई से हुई थी, इसलिए दोनों मिलकर रहते थे और मिलकर ही पेंट का काम भी करते थे। एक और इसके साथ ही लड़का होता था जो पेंट का काम ये लोग इकट्ठे करते थे और ये एक ही घर में रहते भी थे। ये 3-4 लोग आपस में, इनकी रिश्तेदारी भी है। जो दूसरा मुल्ज़िम है उसका नाम अफराज मसीह है। उसकी तकरीबन एज है 20 साल के करीब उसकी एज है और 23 साल एज है इसकी वाइफ की। ये ख़ुद तकरीबन 25 साल। दानिश अपने घर में खरीदारी पे जाने का बताकर गया था। इसके साथ उस वक्त कोई भी नहीं था, लेकिन गोली मारने वाला शख्स उसके साथ मोटरसाइकिल पर ही बैठा था। पुलिस ने मौके से शवाहिद जमा किए तो डकैती के ख्याल को किसी हद तक रद्द कर दिया गया, क्योंकि मोबाइल के अलावा कीमती अशिया दानिश के पास मौजूद थी जो नहीं ली गई। एक तो इसका मोटरसाइकिल पड़ा हुआ था, ये खुद जख्मी हालत में था, शदीद जख्मी था, और एक खोल हमें मिला था पिस्टल 30 बोर का, जो बिल्कुल इसके करीब पड़ा हुआ था। उससे अंदाज़ा ये होता था कि इसको दूर से टारगेट नहीं किया गया। इसको बिल्कुल शूट करने वाला जो है वो बिल्कुल इसके साथ पीछे मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था। पुलिस को तहकीकात के लिए वो नुक्ता मिल गया था जिससे पुलिस ने कत्ल की इस वारदात की तहकीकात का आगाज किया। पुलिस ने दानिश के छीने गए मोबाइल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। दानिश के मोबाइल से उसकी मौत के बाद भी कॉल की गई थी और वो कॉल काफी देर चलती रही। जब ये चीजें हमारे सामने आई तो हमने अपने तौर पे वो जो रॉबरी वाली बात थी उस पर तो हम इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमने इसके बैकग्राउंड को देखा, ये कहाँ रहता है, क्या करता था, उन सारी चीज़ों को हम देखने लग गए। साथ ही हमने अपना टेक्निकल एनालिसिस भी शुरू कर दिया। इसकी हमने CDR मंगवाई, मोबाइल डेटा मंगवाया। उससे ये चीज़ सामने आई कि मकतूल की डेथ के बाद इसका जो फ़ोन था, जैसे मैंने बताया फ़ोन हमें मौके से नहीं मिला था, इसके फ़ोन की लोकेशन इसके डेथ के बाद पिंडी सेटेलाइट टाउन के एरिया में आ रही थी। जब दानिश खरीदारी के लिए घर से निकला था, उसके साथ कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था, वो अकेला ही था।
मगर उसको कत्ल करने वाला नामालूम शख्स सिर्फ उसका मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हुआ था। कातिल ने ना ही उससे रकम छीनी और ना ही जाते वक्त उसकी मोटरसाइकिल अपने साथ लेकर गया था। दानिश का छीना गया मोबाइल अभी चल रहा था। दानिश की मौत के बाद भी उस पर कॉल की गई। ये कॉल किसी और ने नहीं बल्कि दानिश की बीवी कायनात ने की थी। इस हवाले से पुलिस ने जब कायनात से सवाल किया तो पहले उसने सही जवाब नहीं दिया, मगर फिर बता दिया कि उसकी उस वक्त अमरोज से बात हुई थी। अमरोज का नाम आने के बाद कहानी खुल चुकी थी, क्योंकि दानिश का मोबाइल उसी के पास था जिसने उसे गोली मारी थी, और गोली मारने वाला शख्स अमरोज मसीह था। हमने जब इसको हम अपने मुलजिम को हमने अरेस्ट किया और उसको इंटरोगेट किया तो दौरान इंटरोगेशन ये बात सामने आई कि अफराज मसीह जो हमारा दूसरा मुलजिम है, जो मेन जिसने फायर मारा है और जो इसके साथ पेंट का काम करता था, इसकी वाइफ ने हमें इनिशियली ये बताया कि जब मैंने इसको कॉल की थी अपने हस्बैंड के नंबर पे तो अफराज ने कॉल अटेंड की थी। कुराल में जाके जहाँ एक 16 नंबर गली है उसका एंड था, तो वहाँ पे एक आगे छोटी गली निकलती थी। पेट्रोल डलवाने के बहाने हम निकले थे, तो वहाँ पे जाके मैंने फायर मारा और मैं मौका से उसका मोबाइल लेके तो भाग गया था। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि कातिल के खिलाफ तफ्तीश के लिए पुलिस को कौन सा नुक्ता मिला जिसकी मदद से तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि दानिश नामी नौजवान को कत्ल करने के बाद नामालूम कातिल फरार हो गया था और इस वारदात का कोई गवाह भी मौजूद नहीं था, लेकिन पुलिस ने मकतूल का मोबाइल डेटा हासिल करने के बाद तफ्तीश का आगाज किया तो उसके लिए इस मामले को हल करना आसान हो गया। पुलिस ने इस नंबर का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया जिसकी एक लंबी कॉल दानिश की मौत के बाद आई थी। आइए देखते हैं कि वो कौन सी कॉल थी। अमरोज चंद माह से दानिश और कायनात के साथ रह रहा था। इसी दौरान उसके दानिश की बीवी के साथ ताल्लुकात कायम हो गए थे। इस वजह से कायनात और दानिश में झगड़े भी शुरू हो गए थे और अक्सर ही मामूली बातों पर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। कातिल जो अफराज है उसका मकतूल की वाइफ कायनात से इनका अफेयर शुरू हो गया था। आज से कोई 2-3 महीने पहले की बात है। तो उसमें जो वाइफ थी उसकी, वो क्योंकि बकौल उसके ये जो मकतूल था कि वो जिस तरह घरेलू इनके लड़ाई झगड़े वाइफ और हस्बैंड के आपस में चल रहे थे और वाइफ ये चाह रही थी कि वो इससे अपना रिश्ता जो है वो ख़त्म करके अफराज के साथ शादी कर। मकतूल की बीवी है, इसके भाई के साथ मेरी बहन की शादी हुई थी। मकतूल भी रंग का काम करता था, मैंने भी अपनी बहन के घर में आके रहना शुरू कर दिया। इस दौरान मेरे मकतूल की बीवी के साथ जो थे वो ताल्लुकात इस्तवार हो गए, जिस बना पर हम दोनों ने ये फ़ैसला किया कि हम इस तरह तो हम शादी नहीं कर सकते हैं, तो पहले इसको जो दानिश है इसको कहीं ठिकाने लगाया जाए। कुछ दिन पहले भी दानिश और कायनात का झगड़ा हुआ था, तो कायनात ने इस झगड़े का अमरोज मसीह को बताया और फिर दोनों ने मिलकर दानिश को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया, क्योंकि मसीह मजहब में दूसरी शादी उस सूरत में हो सकती है कि अगर पहला शोहर इंतकाल कर जाए। कुछ दिन इस वक़ूए से कुछ दिन पहले भी इन मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हुई, जिसके बाद इसने कायनात ने अफराज से बात की और इन्होंने फिर मिल के ये मनसूबाबंदी की कि इस तरह ये इसको मर्डर करके और एक ऐसे तरीके से मर्डर करेंगे कि उसका पता नहीं चलेगा किसी को, और ये फिर बाद में आपस में शादी कर लेंगे। जब इनके तल्लुकात कायम हुए, इन्होंने आपस में शादी करने का कहा, तो चूँकि क्रिश्चियन जो मज़हब है इसमें डिवोर्स तलाक नहीं होती, तो इन्होंने इसको आपस में शादी करने के लिए इसको रास्ते से हटाने का फैसला किया, मंसूबा बनाया।
पुलिस को इल्म हो गया था कि दानिश को किसने कत्ल किया है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि दानिश को कत्ल करने वाला शख्स मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले गया था और वो अमरोज़ ही का मोबाइल फ़ोन था। आइए देखते हैं उसे कैसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस को अब मालूम हो गया था कि दानिश का कातिल अमरोज है और उसके पास दानिश का मोबाइल फोन मौजूद है। जब उस मोबाइल की लोकेशन चेक की गई तो उस मोबाइल की लोकेशन रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन की आई। टूर के नंबर पर राब्ता किया। वकूए के फौरन बाद जो मुलजम लेकर उस वक्त पिंडी सैटेलाइट टाउन जा चुका था, उसकी लोकेशन जो आई वो सैटेलाइट टाउन की आई और इसकी रिहाइश भी सैटेलाइट टाउन में थी, जिससे मजीद हमारा शक जो है वो यकीन में बदल गया। अमरोज के रिश्तेदार रावलपिंडी में ही रहते थे। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और उसके रिश्तेदारों से मालूमात हासिल करने के बाद अमरोज को गिरफ्तार कर लिया, जिसने गिरफ्तार होने के बाद अपनी वारदात का एतराफ भी कर लिया है। हमने फौरन बेस्ड ऑन मोबाइल डेटा हमने रेड्स शुरू की। जो हमारा सस्पेक्ट था अफराज, उसका हमने CDR लिया। उसके जो इम्पोर्टेंट थे, उसके जो लिंकर्स थे जिन लोगों के साथ वो राब्ते में था, उनकी लोकेशंस हमने ट्रैक करना शुरू की। इसकी लोकेशन भी साथ साथ हमने ट्रैक करना शुरू की और इस दौरान जो है हमें अल्लाह ने कामयाबी दी और हम इसको पकड़ने में कामयाब हो गए। उसके लिए जैसे ही हमें CDR मिली, उसका हमने बगौर जायज़ा लिया। CDR का जायज़ा लेने के बाद फौरी तौर पे उसकी बीवी जो है उसको कवर किया गया। उसकी बीवी ने जब हालात सारे क्लियर किए तो फौरी तौर पे उससे रब्ता था अपने आशना के साथ। फौरी तौर पे उसका जो है एड्रेस हासिल करके उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। मेरा नाम अफराज गिल है और मेरा दानिश उस्ताद था, हम पेंटर का काम करते थे। तो उनकी वाइफ के साथ मेरा अफेयर हो गया था। तकरीबन 4 माह हमारा अफेयर रहा है। 22 तारीख की रात को जब हम वापस आ रहे थे, तो उस वक्त जब हम वापस आ रहे हैं काम से, तो रात के वक्त मैंने उसके साथ पीछे बाइक पे बैठा हुआ था, तो उस वक्त मैंने फायर उस पर किया था। दानिश और कायनात नामुमकिन बात को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने गलत रास्ते का इंतखाब किया। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। दानिश की यही गलती थी कि उसने एक दोस्त को अपने घर में पनाह दी, बल्कि उसे अपने खानदान का फर्ज बना लिया। लेकिन उसके दिल में गलत ख्यालात ने जन्म लिया तो दोस्ती और एतबार का खून करते हुए उसने अपने मोहसिन की बीवी पर न सिर्फ डोरे डालने शुरू कर दिए, बल्कि उसके साथ मिलकर एक घर को भी तबाह बर्बाद कर दिया। इसके बावजूद वो ना तो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो सका और ना ही सज़ा से बच पाएगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।